Hello students, today I am taking SST book of class 8 and today we will start with the chapter number 1 of history, the advent and expansion of British power in India। किस तरह से ब्रिटिश पावर का एडवेंट एंड एक्सपेंशन हुआ इंडिया में, है ना। मतलब वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपना पूरा अधिकार स्थापित की, सत्ता स्थापित की और किस तरह से वो बढ़ते गए इंडिया में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हमें पता है आफ्टर द इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद, इन्वेशन का मतलब होता है आक्रमण करना, उसके बाद जो इंडिया की हिस्ट्री है वो अगर हम देखें तो उसमें कंटिन्यूसली स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट रहा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष बना रहना, है ना। तो इंडिया ने कंटिन्यूसली स्ट्रगल और संघर्ष किया, है ना। और उसके बाद हमें ये पता है कि इंडिया जो है एक वास्ट रिसोर्स कंट्री है ना। यहाँ पे कई सारे सोर्सेस जो है पाए जाते हैं और उन सोर्सेस की वजह से इंडिया जो है एक अट्रैक्शन की जगह बनी रही और यहाँ पे कई सारे क्लेंस एंड इन्वेंटर आते रहे, है ना। मतलब यहाँ पर उसके रिसोर्स को देखते हुए, है ना, उस अट्रैक्शन उससे अट्रैक्ट हुए और इन्वेंटर मतलब आक्रमणकारी, है ना, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर आते गए। और उसके बाद द हून एंड द मंगोल, है ना, इन्वेंशन, उन्होंने यहाँ पे क्या करा, ये जो है शक, हुन्स और मंगल जो है इसके मंगोल जो है इसके एग्जाम्पल है, इन्वेंडर के एग्जाम्पल है जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। और ये जो इन्वेंडर्स है, कुछ इन्वेंडर्स यहाँ पे रुके रहे या फिर यहाँ से चले गए, जो कुछ यहाँ से चले गए और कुछ यहाँ की जो कंट्री है, मतलब अपनी जो कंट्री है यहीं की सोशियो कल्चर लाइफ का हिस्सा बन गए। एंड उसके बाद मुगल जो है मुगल ने अपना जो पूरा एम्पायर है एस्टेब्लिश किया इंडिया में। और मुगल के बाद ड्यूरिंग द मुगल रूल के दौरान यहाँ पर कई सारे कन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन मुगल राजपूत, मुगल सिख एंड द मुगल मराठास। मतलब कन्फ्लिक्ट्स अरोज का मतलब उनके बीच लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष हुए, युद्ध हुए, इस तरह से, है ना। तो किन किन के बीच हुए, मुगल और राजपूत के बीच हुए, मुगल और सिख के बीच हुए, मुगल और मराठा के बीच होते रहे। फिर आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल पावर के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, मतलब उनकी स्थापना होने के बाद जो यूरोपियन पावर है वो इंडिया में आई एंड द यूरोपियन पावर कैम टू इंडिया। एंड उसके बाद जो पुर्तगीज है ना, पुर्तगीज हो गया, डच हो गया, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन्होंने भी यहाँ पर आना शुरू कर दिया और ये यहाँ पर आ गए और इन्होंने conflicts among them to trade and afterward to capture political power। और इनके बीच जो है ट्रेड को लेकर, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार को लेकर और यहाँ पर अपना पूरी एम्पायर एस्टेब्लिश करने को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो स्टार्ट हो गए, है ना। वो लगातार चलते रहे कि हम यहाँ पर अपना व्यापार जमाएंगे और हम यहाँ पर अपनी सत्ता जमाएंगे, उस तरह से। और अल्टीमेटली ब्रिटिश जो है वो किस में जुड़ गई, and ultimately British emerged successfully in establish their power after singing pact with the Indian rulers and establishing supremacy over them। और उसके बाद जो ब्रिटिश है, मतलब ब्रिटिश जो है उन्होंने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर अपनी जो सत्ता है वो जमा ली, है ना, और वो यहाँ पर बस गए। एंड जो पीपल्स हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ, मतलब ब्रिटिश से अपने इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए लगातार स्ट्रगल करते रहे ताकि उन्हें उनसे जो इंडिपेंडेंस है मिल पाए। एंड उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के जो पीपल्स है, इंडियंस है ना, इंडिया पीपल्स जो है उन्होंने कई सारे फ्रीडम मूवमेंट चलाए जिसके चलते उन्होंने 1947 में इंडिपेंडेंस अचीव कर ली। और उसके बारे में हम आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे। इन द कमिंग चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, अब हम देखते हैं आगे, क्योंकि इस चैप्टर में तो हमें यही पढ़ना है कि कौन सी जो ब्रिटिश पीपल कंपनीज है ना, या कौन कौन सी
कौन से जो फॉरेनर है जो हमारी कंट्री में किस तरह से आए, सबसे पहले कौन आया, है ना, किस तरह से वो यहाँ पर बसे और उन्होंने यहाँ पे अपनी जो पॉलिटिकल पावर है उसे पूरी तरह से स्थापित कर लिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं द अराइवल ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इंडिया में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का आना, अराइवल मतलब आना। तो यहाँ पे कई 15th सेंचुरी में यूरोप में कई सारे मेजर हैपनिंग हुई, मतलब मेजर घटनाएं हुई, है ना, जिसमें तुर्क ने कैप्चर किया कंस्टेंटिनोपल को। एंड उसके बाद यहाँ पे साइंस और इंडस्ट्री, फील्ड में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए, जियोग्राफिकल डिस्कवरी जो है वो भी क्रिएट होती गई, और यूरोपियंस जो है वो यहाँ पर अपने पूरी एरिया को बढ़ाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे ताकि वो यहाँ पर अपनी पूरी जो पूरी सत्ता को स्थापित कर सके, है ना। और उसके लिए जो उन्होंने ट्रेड पर बहुत ज्यादा फोर्स किया और उनके मार्केट को इंक्रीज करने के लिए, ताकि मार्केट पे वो अपना पूरा अधिकार कर ले, और इंडस्ट्री रिवोल्यूशन इस तरह से स्टार्ट हुआ। और वास्को डी गामा एंड बार्थोलोम्यू डिसास, जिन्होंने वाटर रूट को खोजने के लिए, डिस्कवर करने के लिए जिम्मा उठाया कि वो वाटर रूट को यहाँ खोजेंगे जिससे जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो इंडिया में आ सके। और उसके बाद 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिका को। बार्थोलोम्यू ने एक नई आशा, गुड होप दी, जिसकी वजह से वो एक नया रास्ता, मतलब वाटर रूट को खोज सके ना 1487 में। एंड वास्को डी गामा जो है कलिकट पहुंचे, वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचे इंडिया में 1498 में, और किंग जामोरिन ने उनका क्या करा, वेलकम किया, है ना। एंड उसके बाद हमें बता रहे पोर्चुगेज इन इंडिया, किस तरह से पोर्चुगेज जो है वो इंडिया में आए। वास्को डी गामा अराइव इन 1498, वास्को डी गामा 1498 में इंडिया में आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब इंडिया में ट्रेड के लिए एक नया डोर ओपन कर दिया, यूरोपियन ट्रेड के लिए एक नया डोर ओपन कर दिया। जैसे कि हमें यहाँ बताया गया है कि वास्को डी गामा और बार्थोलोम्यू ने वाटर रूट खोजा था। अब उनके खोजने की वजह से धीरे धीरे जो अदर कंपनीज है, वो जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, वो भी इंडिया में आने लगी, तो उन्होंने रास्ता खोल दिया, है ना। और यहाँ के कई, मतलब इंडिया के जो एम्परर किंग्स है, उन्होंने यूरोपियन ट्रेड के लिए अलग अलग रीजन में उनका वेलकम भी किया। और जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप, पुर्तगाल जो है वो इंडिया में आने वाले पहले इंडिया लैंड में पहले जो है, मतलब सबसे पहले जो ट्रेडिंग कंपनी है इंडिया में आने वाली, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाल है ना। पुर्तगाल वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड, जो कि ट्रेड के लिए इंडिया में आए थे। और उसके बाद एक नया इरा स्टार्ट हुआ, अ न्यू इरा ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस डेवलपमेंट बिटवीन टू कंट्रीज आफ्टर वास्को डी गामा अराइव इन इंडिया। और वास्को डी गामा के इंडिया में आने के बाद दो कंट्रियों के बीच में न्यू, मतलब एक ट्रेड और बिजनेस डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद पेड्रो अल्वरेज कैब्रल ने 13 शिप जो है वो 1500 में इंडिया में पहुंचाई। और पुर्तगाल जो है उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर इंडिया में एस्टेब्लिश कौन कौन सी जगहों पर किया, तो ये क्या, उन्होंने कलिकट, गोवा, दमन, दीव और हुगली में, ये याद रखेंगे, है ना, कि पुर्तगाल ने अपना ट्रेडिंग सेंटर कहाँ का एस्टेब्लिश किया, तो कलिकट, गोवा, दमन एंड दीव एंड हुगली में। और उनका जो मेन ट्रेडिंग करने का जो मेन जो चीज थी, मतलब किसका वो व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे, तो वो था स्पाइसेस एंड ब्लैक पेपर का। एंड उसके बाद पुर्तगाल ने अपना फर्स्ट फोर्ट कोचीन में 1503 में बिल्ड किया। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ने जो है उन्हें पुर्तगाल ने अपॉइंट किया एज अ फर्स्ट पुर्तगाल वायसराय इन इंडिया 1505 में। एंड उनकी मदद से उन्होंने पुर्तगाल फोर्स पे पूरी तरीके से किस तरह से वो कंट्रोल कर सकते हैं उसका अधिकार उन्हें दिया। एंड पुर्तगाल वायसराय अल्बुकरक ने यूसुफ आदिल शाह से, जो कि बीजापुर के रूलर है, उनसे
गोवा जो है वो छीन लिया, स्नीच मतलब छीन लिया उनसे 1505 में। एंड उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगीज ने जो है वो दमन, सल्सेट बेसिन, मुंबई, हुगली, सेंट टॉम जैसी जगहों पर पूरी जगहों को अपने अंडर कर लिया, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। एंड उसके बाद इन दिस वे पुर्तगीज ट्रेड्स बाय 1515 हैड नॉट ओनली द सोल कंट्रोल, मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ना व्यापार पर अपना कंट्रोल किया बल्कि मतलब इंडिया के पूरे व्यापार पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया, और उसके साथ साथ व्यापार पे कंट्रोल करने के साथ साथ उन्होंने कोस्टल एरिया जो है वो उसको भी अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, इसके बाद डच के बारे में पढ़ते हैं। डच इंडिया में, पुर्तगीज के बाद जो है वो डच इंडिया में आए। डच जो है वो कि हॉलैंड उनका रेसिडेंस है, मतलब कहाँ के रहने वाले हैं डच, तो इंडिया हॉलैंड के हैं। एंड उसके बाद वो इंडिया से ट्रेड करने के लिए हॉलैंड से 1602 में इंडिया आए थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, और उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबलाइज की इंडिया में। और इन ऑर्डर द एस्टेब्लाइज कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया, कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन द डच एंड पुर्तगीज, क्योंकि पहले से यहाँ पे कौन सी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी, पुर्तगीज थी। तो ऑफकोर्स जो दूसरी इंडिया में आएगी उसके और जो पहले से इंडिया में है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट अरोज होगा, मतलब उनके बीच में लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। तो डच और पुर्तगीज के बीच में लड़ाई हुई। इसमें जो पुर्तगीज है वो डिफीट मतलब हार गया, और उसके बाद डच ने अपना ट्रेडिंग हाउस जो है वो कोरोमंडल कोस्ट एरिया में, कोरोमंडल कोस्ट एरिया गुजरात, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में एस्टेब्लिश किया। और देयर फर्स्ट फैक्ट्री कैम अप एट मछलीपट्टनम, और उनकी जो फर्स्ट जो फैक्ट्री है वो मछलीपट्टनम में उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट फैक्ट्री ओपन की। और डच जो है वो किसका मेन ट्रेड करते थे, तो वो करते थे स्पाइसेस, इंडिगो, रॉ सिल्क का, लीड, राइसेस एंड ओपियम का। ठीक है, जैसे कि पुर्तगीज करते थे ब्लैक पेपर का और स्पाइसेस का, उस तरह से जो डच कंपनी है वो इन सभी का ट्रेड करती थी। और इसमें जो द मेन डच फैक्ट्री वाज एट पुलिकट, जो इसकी मेन फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी। और इन्होंने अपना खुद का गोल्ड कॉइन चलाया जिसका नाम था पगोड़ा, ये आप याद रखेंगे। डच इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन एज अ करेंसी इन इंडिया नॉन एज पगोड़ा, है ना, उसे उन्होंने यहाँ पर चलाया। और द एंट्री ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रूव्ड टू बी फेटेड बिलो द डच कंपनी इन इंडिया, और उन्होंने प्रूव कर दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उन्हें बहुत बड़ा एक धक्का लगा डच का इंडिया में आने की वजह से। और इंग्लिश एंड डच जो है उनके बीच में युद्ध हुए, लड़ाई हुई 1759 में, जिसमें डच हार गया और उन्होंने उनकी जो पूरी सत्ता थी वो पूरा हार गए, व्यापार हार गए, और वो सारी चीजें किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश के हाथों में चली गई। ठीक है, इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड इन इंडिया, और इस तरह से डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे एंड हो गया। अब उसके बाद स्टार्ट होता है द इंग्लिश इन इंडिया। इंग्लिश जो है वो किस तरह से इंडिया में है उसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप रीडिंग करके जरूर रखिएगा, और अभी हमने जहां तक पढ़ लिया है उसकी पूरी रीडिंग भी आप करेंगे, फुल रीडिंग, और आगे के चैप्टर की भी रीडिंग आप करके रखेंगे। ओके, थैंक यू।